एक बूढ़ी अम्मा के घर के बाहर एक गाड़ी अचानक आकर रुकी और एक लंबे चौड़े शरीर वाला एक नौजवान उस गाड़ी से उतरकर जैसे ही उसके पास आकर बोला, क्या आप रेखा की माँ हैं? सुनते ही इस बूढ़ी अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। तो आखिर कौन था वो लड़का? और उसके ये कहते ही कि आप रेखा की माँ हैं, उस बूढ़ी अम्मा की आंखों में आंसू क्यों आ गए? और ये रेखा कौन थी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए इस दिल छू लेने वाली बेहतरीन कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे जरूर शेयर कीजिए। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की, जहां रोहित अपने परिवार से अलग अपना खुद का फ्लैट लेकर रहता था। रोहित को अपने पिता के व्यवसाय में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने अपने लिए अपनी योग्यता को परखना ही ठीक समझा और उसको नौकरी भी मिल गई थी। दूसरे शहर में अपने दम पर एक छोटा सा घर भी ले लिया था। हालांकि दादी और पिता दोनों को ही उसका ये फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसके लिए दोनों रोहित की मां को दोषी मानते थे। एक दिन रोहित की दादी को दोपहर में घुटने में दर्द महसूस हुआ और शहर के सबसे बड़े और महंगे हॉस्पिटल में उन्हें लेकर जा रहे थे। रोहित के पिता परेश जी ने अपने बेटे रोहित को कॉल किया कि तुम्हारी दादी को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, तुम अपने फ्लैट से सीधा वहीं पहुंच जाओ। रोहित ने पिता से पूछना चाहा कि दादी को आखिर हुआ क्या है। उससे पहले ही पिता ने कहा, बाकी बातें बाद में। तब रोहित ने कहा कि हाँ, मैं बस निकल चुका। ये कहते हुए रोहन ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। चमचमाती कार जैसे ही हॉस्पिटल के गेट पर आकर रुकी, एक साथ 4 से 6 लोग कार के दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। दादी को अंदर ले जाया गया। वैसे कोई खास बीमारी ना थी, बस उम्र का असर था। फिर भी डॉक्टर्स को परेश जी जैसे मिलिट्री की परेड की तरह वहां पे दौड़ाए हुए थे। ये बस उनके परिवार का रुतबा ही था। थोड़ी देर में रोहित भी वहां पहुंच गया। दादी का लाडला जैसे ही पहुंचा तो दादी जैसे हरी सी हो गई उसे देखकर। रोहित ने पूछा, मां नहीं आई? परेश जी ने अजीब सी नजरों से देखा और कुछ नहीं बोले। रोहित समझ गया था, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं थी। रोहित की मां इस अमीर परिवार की वैसे तो इकलौती बहू थी, लेकिन उनका इस परिवार में कुछ भी बोलने का हक कभी नहीं रहा। कारण था कि वो एक साधारण से परिवार की बेटी थी। रेखा के पिता का एक किराना स्टोर था, पर उन्होंने अपनी बेटी रेखा को बहुत अच्छी शिक्षा दिलवाई थी। रेखा का एक छोटा भाई 11 वर्ष की उम्र में ही स्कूल से आते हुए एक दिन सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया था। अब रेखा ही बस अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी। रेखा भी पढ़ाई में बहुत अव्वल थी। लिहाजा माता पिता का एक सुनहरा सपना भी था कि उसकी बहुत धूमधाम से शादी करवाई जाए। उन्हीं दिनों परेश जी का रिश्ता रेखा के लिए आ गया, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत भी थी और पढ़ाई में अव्वल होने के कारण लोगों की नजरों में भी थी। परेश जी के अमीर और व्यवसायी माता पिता ने अपने इकलौते बेटे की शादी छोटी उम्र में ही रेखा से करवा दी। इस परिवार की बहू बनकर वो रेखा यहाँ आ चुकी थी। बस वो दिन और आज का दिन रेखा सिर्फ यहाँ पर रहती है, पर एक खूबसूरत सामान की तरह। रेखा का बहुत दिल करता है कि कभी अपने मायके जाए, अपने माता पिता से मिले, पर उसको इसकी कोई इजाजत कभी नहीं मिलती थी। शुरुआत में कभी कभी 1-2 दिन रह भी जाती थी, पर रोहित के जन्म के बाद तो ये सिलसिला खत्म सा हो गया था। रोहित 5 साल का था जब रेखा के पिता अचानक हार्ट अटैक से गुजर गए थे। ससुराल में कहा गया कि तुम जाओ, पर रोहित को लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ड्राइवर के साथ रेखा को मायके भेज दिया गया और फिर सारे संस्कार खत्म होने के बाद ड्राइवर को भेज दिया था उसे लाने के लिए। माँ को अकेले छोड़कर रेखा का आने का मन तो नहीं था, लेकिन कर भी क्या सकती थी। हालांकि एहसान जैसा ही कुछ, पर परेश ने कहा था कि चाहो तो अपनी माँ को यहाँ ले आना। इतनी बड़ी हवेली में उनके रहने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर रेखा खुद अपने ही ससुराल में एक खूबसूरत बहुमूल्य सामान से ज्यादा और कुछ भी नहीं थी। ऐसे में माँ को लाना ये सोचना भी बेकार ही था। थोड़ा और रुकना तो चाहा, तो सासू माँ का फरमान जारी हो गया, वहीं रहो अब। इसके बाद तो आना ही पड़ा रेखा को। अपनी माँ को अकेला छोड़कर वो बहुत दुखी थी। जब रोहित थोड़ा बड़ा हुआ
अक्सर दूसरे बच्चों से सुनकर अपने नाना नानी के पास जाने की बात करता रहता था। पर रोहित से कहा जाता था कि कोई नहीं है, कहाँ जाओगे तुम। दादा और दादी इतना प्यार करते थे रोहित को कि धीरे धीरे रोहित नाना नानी जैसे शब्दों को ही भूल गया था। रेखा के पिता के गुजरने के बाद दुकान चलाना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा था। फिर भी रेखा की माँ जब तक संभव था उसे चलाती रही। एक नौकर भी रखा। अकेली औरत जानकर वो भी बहुत कुछ इधर उधर करके दुकान का आधे से ज्यादा सामान चूना लगाकर वहां से चला गया। पास पड़ोस वाले कहते भी रहते थे, इतना अमीर घराना है बेटी दामाद का, उनसे मदद क्यों नहीं लेती हो। रेखा ने भी कई बार किसी न किसी बहाने मदद करने की बहुत कोशिश की, पर वहीं रीति रिवाज की बेड़ियां थी। बेटी के घर का पानी भी नहीं पी सकती थी। ये कहकर उन्होंने कभी रेखा की कोई मदद नहीं ली। रेखा बहुत बार चाहती थी कि कुछ पैसे से ही माँ की मुश्किलें कम कर दूं, लेकिन समाज ने खोखले रिवाजों को इतना कूट पीसकर इंसान के दिमाग में भरा कि क्या कहा जाए। रेखा ने यह भी कहा कि माँ, जो तुमने मेरी शादी पर गहने दिए हैं कम से कम वहीं ले लो, वो तो मेरे ससुराल का नहीं है ना। पर माँ ने साफ इनकार कर दिया था कि जो गहने बेटी को शादी पर दिए गए वो वापस लेने का पाप मैं नहीं कर सकती। शादीशुदा बेटी के गहने लेना तो घोर पाप है, मैं ये पाप बिल्कुल नहीं कर सकती। माँ ने पूरे तरीके से ना कह दी थी। रेखा की माँ के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे, और रिश्तेदार भी कब किसके हुए हैं, पड़ोसी भी उसके ही होते हैं जिनसे बदले में कुछ उम्मीद हो। अकेली औरत, और ऊपर से उम्र भी बढ़ती जा रही थी। लोग कहते हैं औलाद जरूर होनी चाहिए, लेकिन साथ ही इतनी बेड़ियां भी दे देती है समाज कि फिर संतान होना या ना होना दोनों एक सा ही हो जाता है। रेखा की माँ जब तक संभव था दुकान का सामान बेच बेच कर अपना काम चलाती रही। 4-5 साल बीत गए थे। फिर रखी गई थोड़ी बहुत जमा पूंजी भी अब खत्म होने को थी। अब घर के सामान भी बिकने लगे थे। लेकिन कब तक, आखिर दो रोटियों के भी लाले पड़ गए उसे। कुछ नहीं सूझ रहा था, पर सांस जब तक है जीना तो पड़ेगा ना। उम्र का अंतिम पड़ाव था और कोई साथ में नहीं था। पति के बिना जिंदगी उसकी क्या से क्या हो गई थी। माना कि अमीरों से ठाट बाट ना थे उसके, लेकिन पति के सामने उसको खाने पीने पहनने ओढ़ने की कोई कमी ना थी। लेकिन अब तो सब कुछ बदल गया था। रोहित घर आया तो माँ का उदास चेहरा था। बहुत पूछा रोहित ने, पर माँ ने कुछ नहीं बताया। लेकिन आज तो रोहित जिद पे आ गया था। तो रेखा ने बताया कि अभी एक पड़ोसी को अपनी माँ का हाल जानने के लिए उसने फोन किया था। रोहित, तेरी नानी बहुत बुरे हालात में आ गई है, पर मदद लेने को राजी नहीं है। रोहित जानता ही कहाँ था कि उसकी नानी भी जीवित है, और वो भी इस हाल में है। रोहित एक पल के लिए सुन्न पड़ गया, लेकिन दूसरे ही पल कुछ फैसला कर लिया उसने। रेखा की माँ अपने हालात से लड़ने की कोशिश कर रही थी। इंसान को कुछ चाहिए या नहीं, लेकिन रोटी तो चाहिए होती ना। जब तक जिंदगी बची हुई है उसे गुजारना तो पड़ेगा ना। बचे कुछ रुपयों से बस यही संभव था। बच्चों के स्कूल के बाहर बेचारी खट्टी मीठी चूर्ण की गोलियां और दाने बेचना शुरू कर रही थी। आज भी उठकर सुबह सुबह वही तैयारी में लगी हुई थी कि बच्चों के आने से पहले ये चूर्ण की गोलियां लेकर स्कूल के गेट पे पहुंच जाए। आंखों की रोशनी भी कम हो चली थी। बेचारी किसी तरह छोटी छोटी पॉकेट बनाने में जुटी हुई थी, और वो भी बहुत जल्दी जल्दी। तभी अचानक एक गाड़ी रुकने की आवाज से वो चौंक गई। एक लंबा चौड़ा शरीर लिए एक नवयुवक गाड़ी से निकलकर उसके सामने आकर रुका। उसने पूछा, आप रेखा की मां है ना। एक क्षण के लिए वो हैरान रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस तरह से बरसों के बाद किसी ने रेखा की मां कहा था। अपनी बेटी के होते हुए भी उन्होंने अपना जीवन लंबे वक्त से अकेले ही गुजारा था, और बेटी अमीर परिवार की बहू होने के कारण वो उसके परिवार का नाम भी नहीं लेती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी दयनीय स्थिति के कारण बेटी को ससुराल में हंसी का पात्र बनना पड़े। उसने हैरानी से नवयुवक की ओर देखा। तुम किस रेखा के बारे में पूछ रहे हो बेटा? वैसे तो मेरी बेटी का नाम भी रेखा है।
नवयुवक ने आगे बढ़कर उस वृद्ध हाथों को थाम लिया। आपको ही ढूंढने आया हूं अम्मा। उसकी आंखें फटी रह गई। मुझे? हाँ नानी माँ, आपको। तो तुम रोहित हो? हाँ। हाँ नानी माँ, मैं आपका रोहित हूं। उनका हाथ रोहित के सर की तरफ उठा। लेकिन गरीबी का एहसास इंसान को अपनी भावना को प्रकट करने की इजाजत कहाँ देता है। अपना हाथ उन्होंने वापस नीचे कर लिया था। रोहित ने उनकी स्थिति को समझते हुए कहा, आपने तो बचपन से आज तक मुझे कुछ दिया ही नहीं है। मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूं। बूढ़ी अम्मा अचरज में पड़ गई थी। बेटा, तुम्हें देने के लिए मेरे पास क्या है? मैं तो बहुत गरीब हूं। मैं गरीब बेबा तुम्हें आशीष के अलावा दे भी क्या सकती हूं। जब तक रोहित की आंखों से आंसू बह चले थे। अपनी नानी के हालात पर वो बहुत शर्मिंदा था। शायद रोहित को दिल और एहसास अपनी माँ से मिला हुआ था। वह अपनी नानी माँ के दोनों हाथों को थाम कर बोला, एक वचन दो तो कुछ मांगू मैं। नानी ने कहा, अगर मेरे पास हुआ तो मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगी। तो आप अभी इसी वक्त मेरे साथ चलिए। अब आप घर चलकर मुझसे ढेर सारी बातें करना। बस आप चलिए मेरे साथ। लेकिन बेटा, मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं अपने बेटी के घर कैसे जा सकती हूँ? आज तक ऐसा नहीं हुआ। हमारे समाज में ब्याहता बेटी के घर तो पानी भी पीना मना है। नानी माँ, क्या आपके समाज में नाती को खाली हाथ लौटाया जाता है? बेटा, समझने की कोशिश करो। हमारे यहाँ ये रिवाज बिल्कुल भी नहीं है। कौन सा रिवाज नानी माँ? वो रिवाज जो मुझे पल पल पश्चाताप में झुलसा कर मार दे। क्या ये रिवाज आपको ज्यादा प्रिय है? नानी के आंसू बह चले थे। नानी माँ, आपके आशीर्वाद से मैं खुद नौकरी करता हूँ और मेरा दूसरे शहर में एक छोटा सा घर है। आप बेटी के घर में नहीं रह सकती ना, लेकिन क्या मैं आपका कुछ नहीं लगता? आपको अपनी बेटी के घर नहीं, मेरे घर चलना है नानी माँ। वहां मैं आपको ले भी नहीं जाऊंगा, जहां आपकी इज्जत बिल्कुल ना हो। आपको अपने साथ अपने छोटे से अलग घर में ले जाने आया हूं। ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि जिसने संसार में मुझे जन्म दिया, आप तो उसकी भी जन्मदात्री है। वो आपकी बेटी ना होती तो मैं संसार में नहीं होता। जिनके कारण मेरा वजूद है, उनको कैसे ऐसे छोड़ जाऊं मैं नानी माँ? आप खुद कहो, आपको इस हाल में देखकर कैसे खुश रहूंगा मैं? आप क्या चाहते हो नानी माँ? आपका ये बेटा जीवन भर दुखी रहे? नानी माँ की आंखों से अविरल धारा बह चली। रोहित ने उनका हाथ थाम लिया था। रिवाजों की बेड़ियां सालों तक पहनी हुई थी नानी माँ ने, पर बस अब और नहीं। रोहित ने नानी माँ को गाड़ी में बिठाया और दूसरे शहर में अपने छोटे से घर की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ दी और लेकर चला गया अपनी नानी को अपने साथ। प्यारे साथियों, अगर आपको भी कोई सामाजिक स्थिति किसी को कष्ट से बाहर निकालने के लिए रोक रही है, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे? समाज के दबाव में अपने कदम पीछे हटा लेंगे या फिर सत्य और दुख हर्ता बनकर उसका साथ निभाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।